नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। एग्री कमोडिटीज में पिछले कुछ दिनों में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। सोयाबीन की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। एनसीडीएक्स के एक्शन प्लान के बाद भी सोयाबीन में सर्किट पर सर्किट लगते हुए दिखे हैं। वहीं एमसीएक्स पर कॉटन पर रोज नए नए हाईज बन रहे हैं। इसके अलावा दालों में भी मजबूती का रुझान है। ऐसे में आपको एग्री कमोडिटीज में क्या स्ट्रैटेजी रखकर कारोबार करना चाहिए, आज इस अपने खास शो में हम इसी पर करेंगे फोकस। कमोडिटी आउटलुक एग्री कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, कॉटयान ट्रेड लिंक के आनंद पोपर, भावना ट्रेडर्स के विवेक जैन और अतुल मुंद्रा एंड एसोसिएट्स के अतुल मुंद्रा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले प्राइसेस का जायजा ले लेते हैं और काफी अच्छी खासी तेजी हमने इस हफ्ते में यहाँ पर बनते हुए देखी है। ऑलमोस्ट सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर बढ़त के साथ ये हफ्ता कारोबार करता हुआ नजर आया है। सबसे पहले यहाँ पर खाने के तेलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो क्लियरली यहाँ पर एक हेडलाइंस हैं। हमने 10,000 रुपए तक के स्तर यहाँ पर सोयाबीन में आते हुए देखे हैं। काफी सारे फंडामेंटल्स हैं। तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, घरेलू बाजार में यहाँ पर स्टॉक्स नहीं है, एक्सचेंज में भी स्टॉक नहीं है, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। लोगों ने इसे स्पेकुलेशन भी कहा है। फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग है, माल ही नहीं है। किस तरह की मूवमेंट, किस तरह के प्राइस व्यूज अब आप लेके चल रहे हैं इसके लिए? जी मनीषा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका मैं थोड़ा आंसर बिफोर आई स्टार्ट विद सोयाबीन और कॉटन मैं आपको समझाना चाहूँगा ये क्यों ऐसे हो रहा है। सो फॉरगेट अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट थिंक अबाउट जब 2007-8 में क्राइसिस और एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो एक बड़ी तेजी आई थी, वो टाइम पे फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट थी $2 ट्रिलियन की। आज वो बढ़ के हो गई है $8 ट्रिलियन एंड इट इज एक्सपांडिंग एवरी मंथ। हर महीने ये बैलेंस शीट एक्सपांड हो रही है $125 बिलियन से। सो नेक्स्ट 10 महीने में ये हो जाएगी $9 ट्रिलियन की। उसके बाद अगर टेपरिंग भी होता है तो थोड़ा बहुत बॉन्ड परचेस कम होगा। तो इतनी जब लिक्विडिटी सिस्टम में आती है तो दो ही चीज में बड़ी तेजी होती है, हार्ड असेट्स जैसे रियल एस्टेट, कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज। सो ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी हम तेजी देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द शॉर्टेजेस, अपार्ट फ्रॉम द वेदर एनोमलीज, सबसे बड़ा कारण है फेडरल रिजर्व के लिक्विडिटी। सो ये कहना कि इसमें सट्टेखोरी हो रही है, कमोडिटी में शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है, और जब इतनी सारी लिक्विडिटी आती है सिस्टम में, जब पैसे की वैल्यू ये पेस में कम होती है तो एग्रीकल्चर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि दैट इज समथिंग इन्वेस्टर्स वांट टू होल्ड ऑन। और इसी के कारण आप देखेंगे तो सभी कमोडिटी, आप हर एक कमोडिटी देख लीजिए, कोई भी कमोडिटी में मंदी नहीं है। क्या सभी कमोडिटी के फंडामेंटल तेजी के हैं? क्या सभी कमोडिटी में तेजी चल रही है शॉर्टेज, डिमांड, सप्लाई के कारण? सो द ब्रॉडर रीजन फॉर द बुल रन इन एग्रीकल्चर कमोडिटी ऑल्सो इज द लिक्विडिटी इन्फ्यूज बाय द सेंट्रल बैंकर्स। इतनी सारे, सो ये सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि जो मेजर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग नेशन है, जैसे ब्राजील है, यूएस है, बिकॉज ऑफ द ला नीना इफेक्ट देयर इज गोइंग टू बी ड्रॉप इन प्रोडक्शन। सो ये साल आप देखेंगे कि एज पर द यूएस वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी देयर इज अ 66 to 70% प्रोबेबिलिटी दैट अगेन दिस ईयर विल बी द ला नीना ईयर फॉर द साउथ अमेरिकन कंट्री। सो ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सभी कंट्री में जो नया सोयाबीन का जो फसल आने वाली है, जो सोइंग होने वाला है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सो शॉर्टेजेस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है एंड मार्केट इज बेसिकली मूविंग अप बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। डोमेस्टिक में भी अगर बात करेंगे आप, डोमेस्टिक सोयाबीन की भी बात करेंगे, सो ये साल जो मानसून में डिले हुआ है तो इसकी यील्ड पे नेगेटिव इंपैक्ट आने के भी चांसेस है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। ये जो तेजी है ये ग्लोबल है, ये डोमेस्टिक तेजी नहीं है। इट इज अ ग्लोबल बुल रन और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेजेस विच इज देयर इन द सिस्टम। सो दिस इज द परफेक्ट स्टॉर्म कि ये कहना बहुत बड़ा मुश्किल है कि ये यहाँ से ही नीचे आ जाएगा या क्रैश हो जाएगा, ये बबल है। ऑल दिस थिंग इज नॉट मटीरियल। जब तक सेंट्रल बैंक्स ये लिक्विडिटी स्केल बैक करती नहीं है या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देती है कि वो स्केल बैक करेगी, तब तक हमको हर नीचे के लेवल से बाइंग आते हुए, इमर्ज होते हुए दिखेगी। हर इन्वेस्टर्स, जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स है, उनको अपने आप को हेज करने के लिए, इन्फ्लेशन से हेज होने के लिए कमोडिटी बाय कर रहे हैं। चाइना क्लोज कर रहा है, चाइना अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे क्लोज कर रहा है, वो एग्रीकल्चर कमोडिटी बाय कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है, तो इसलिए एग्रीकल्चर कमोडिटी बढ़ रही है।
एब्सोल्युटली, आपने पूरा मैक्रो पिक्चर वहां पर काफी अच्छे तरीके से समझाया कि चाहे वो मॉनसून है, यील्ड है, शॉर्टेजेस हैं या फिर चाइना की खरीदारी है, और मेजर रीजन ऑफ कोर्स यहां पर लिक्विडिटी को लेकर है, जहां पर फंड्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी आई है। अतुल जी, आपसे सोयाबीन पर अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रैबो बैंक से हमने बात करी थी और उन्होंने भी कहा कि जिस तरह की तेजी यहां पर खाने के तेलों में देखने को मिल रही है, ये जो डिमांड ग्रोथ हम इंटरनेशनल मार्केट्स में बनता हुआ देख रहे हैं, ये अगले 4-5 साल तक जारी रहेगा। यानी कि डिमांड ग्रोथ हर साल यहां पर बढ़ेगी, मांग बेहतर होगी, और जिस तरह से मौसम की कंसर्न्स हैं वो यहां पर प्राइसेस को लगातार सपोर्ट करती रहेंगी। आपका क्या व्यू है अतुल जी, जब हम खाने के तेलों को देखते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक मेजर हेडलाइन इस हफ्ते में एग्रीकल्चर स्पेस में खाने की तेलों की तरफ से आई है। आपका क्या व्यू है, क्या फंडामेंटल्स हैं, कितनी तेजी यहां पर और देखने को मिल सकती है? मैडम, तेल को मैं ट्रैक नहीं करता। माय सब्जेक्ट इज सोयाबीन सीड एंड सोयाबीन मील। जी, मैं खाने के तेलों की बात कर रही थी। नहीं, तेलों में ठीक है जो चल रहा है, पर मैं कमेंट करना शायद तेल को मैं अवॉइड करूंगा जी। आई रेस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ ऑन सोयाबीन सीड एंड सोयाबीन मील जी। पर वो आप एक फैक्टर जरूर, जो कॉमन फैक्टर सब जगह है, शिपिंग फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं वर्ल्ड वाइड। आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 100%, 150% शिपिंग फ्रेट लास्ट ईयर से बढ़ चुके हैं। उसका इफेक्ट भी आपको अकाउंट फॉर करके चलना पड़ेगा, चाहे वो ऑयल हो, चाहे सीड हो या मील हो, सब चीजों। तो अतुल जी, क्या व्यू है अब यहाँ पर सोयाबीन में आगे जाकर? क्योंकि सोया मील की तो यहाँ पर दिक्कत है ही। जो परसों था इंटैक्ट है कि इंडिया की सिचुएशन अपन देखें, शॉर्ट टर्म सिचुएशन नंबर, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। शॉर्ट टर्म का पिक्चर क्लियर है कि अभी भी काफी अपसाइड बाकी है। 2 दिन में करीब 8-9% की, 10% की अपसाइड तो आ गई है, 12% की। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी 15-17%, 20% की अपसाइड बाकी है, बिकॉज नेक्स्ट 1.5 मंथ्स बहुत टफ है। जो मैंने परसों आपको बोला था, हम लोग देख रहे हैं कि 11 लाख टन हमको सीड चाहिए अगस्त सितंबर में। सप्लाई चेन हमको दिखा रही है 2 लाख टन इंपोर्ट, कुछ 1 लाख टन न्यू क्रॉप 3 और 5 से 6 लाख टन लोकल, मतलब सिस्टम का सीड होगा। अच्छा, डिमांड एकदम रोबस्ट है, सारा बर्डन कंज्यूमर को जा रहा है, चाहे फीड हो चाहे फूड हो, मतलब तो अभी अपसाइड जो लोग सोच रहे थे कि अपसाइड खत्म हो गई परसों, आज भी मैं मेंटेन करता हूं कि 115, मतलब 1,15,000 के आसपास इसकी राइट वैल्यू है। वहां से इसका डिक्लाइन देखेंगे आप, देन वो ऑफकोर्स न्यू क्रॉप पर डिपेंड करता है कि सितंबर की बारिश कैसी होती है, क्या होती है, इस पर इनपुट पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा डिक्लाइन उस पर आता है। पर अभी 1-1.5 महीने मेरा कुछ फ्यूचर्स के हिसाब से नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मार्केट। फिजिकल में इसको 115 तक टेस्ट करना पड़ेगा, 115, 118 जहां पे भी जाए। मील के फ्रंट पे आप मान के चलिए फिजिकली मील 105, 107, 1,07,000, 1,05,000 के आसपास जाके रुकेगा मील। डिमांड मेंटेन है आगे। मैं आप एक्चुअली कहाँ गलती हुई लोगों को समझने में, आप एक चीज देखिए कि अगर आपने कभी देखा हो इसके रिजल्ट, आपके जो फूड कंपनी के रिजल्ट अगर आपने देखे हो, आपके डोमिनो के या आपके मैन्युफैक्चरिंग, 300%, 200 से 300% की ग्रोथ है वहां पे उनकी। अच्छा, वहां कोई पंजेरी खाने तो जाता नहीं है, तो वहां तो कोई चिकन या आइटम खाने जाता आदमी जाता। तो अगर उस लेवल पे अपर एंड में भी अगर डिमांड है, तो जो 95% या 98% अनऑर्गेनाइज्ड डिमांड कितनी बड़ी होगी? एक्चुअली एवरीवन इज कंसीडरिंग दैट डिमांड सर। जो मैं परसों भी आपको बोला था कि डिमांड जो कंसीडर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। एवरीवन मस्ट कम विद द ट्रू डिमांड्स कि भाई हमारी डिमांड ये है, और ये डिमांड की ये पनिशमेंट जो मिल रहा है सब इंडस्ट्री को, उसका मिल रहा है। डिमांड आपने सही। अतुल जी, 1 महीने में हमने 35% की बढ़त यहाँ पर सोयाबीन में आते हुए देख रही है। आप कह रहे हो कि यहाँ से 15-17% की तेजी और आराम से देखने को मिल रही है। कितने समय में आपको लगता है कि इस तरह की बढ़त आएगी बाजार में? नहीं, शॉर्ट टर्म है, बाद में कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म नथिंग इज लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये कंज्यूमर इंडस्ट्री से लिंक हो गया हमारा प्रोडक्ट। आप समझिए, फीड इज ए कंज्यूमर, पोल्ट्री इज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट, फूड इज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट, प्रोटीन प्रोडक्ट। जो आज आप प्रोटीन प्रोडक्ट्स की डिमांड मेरे ख्याल में 20-25% बढ़ गई है। ये सोया फ्लोर, नगेट्स जो भी है, आप जिस दिन ये सेल्स के फिगर आए थे फर्स्ट क्वार्टर के फूड कंपनीज के, जो रेस्टोरेंट कंपनीज के, तब भी हमने बोला था कि यार ये डिमांड बहुत है, आप लोग उसको अंडरएस्टिमेट मत करिए। ओके, विवेक जी, आपको यहाँ पर अभी आप जोड़ना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस राइज को? और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है डोमेस्टिक मार्केट्स में, वो है मॉनसून और बुआई का इलाका लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी काफी दिक्कतें हैं। इन नंबर्स को आप कैसे जोड़ेंगे प्राइसेस के साथ? ऐसा मानना है कि अभी मानसून लेट जरूर हुआ है, पर अब थोड़ी अच्छी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में और अन्य जगह भी,
तो ये कुल मिला के जो फसलों को फायदे वाली स्थिति है और फसलों की स्थिति अच्छी रहने वाली है। और जो बोनी के आंकड़े आए हैं अभी सोयाबीन में कुल 3.5 से 4% की गिरावट आ रही है, तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है मेरे हिसाब से। और फसलों की स्थिति अब काफी संभली हुई है, तो मैं नहीं मानता कि आगे जो अभी भी वैसे भी भाव जो एक्सचेंजों में चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हैं पिछले साल की अपेक्षा से। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ी हुई प्राइस पे थोड़ा सा अपने आप को मतलब ट्रेड थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है यहाँ पे, और बच के चलने की जरूरत है, क्योंकि डीओसी की डिमांड भी जो बोल रहे थे अतुल जी तो ठीक है, लेकिन वैकल्पिक भी देखती है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, विकल्प की तरह भी देखती है, क्योंकि बहुत महंगा हो जाने से फर्क तो पड़ता है डिमांड पर भी। और भाव काफी अच्छे आ चुके हैं, ये कोई कम भाव नहीं है, मेरे ख्याल से डबल भाव हो चुके हैं, 10,000 रुपए करीब आज भाव हैं। और जहां तक दलहन की बात करें तो दलहन में अभी उड़द, मूंग और तुअर ये मुख्य फसलें हैं अभी खरीफ सीजन की। तो इनमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास जो है पिछले साल रेट हाई होने की वजह से प्रोक्योरमेंट के टाइम पे कोई ज्यादा फसल गवर्नमेंट के पास है नहीं, स्टॉक उतना है नहीं। तो ये अब फसल पे ही निर्भर करता है कि फसल कैसी रहती है, उस हिसाब से ही आगे जाके बाजारों की दिशा तय होगी। तुअर के जो आंकड़े आए हैं करीब 4% अधिक बता रहे हैं, जबकि उड़द और मूंग में गिरावट है। तो उड़द और मूंग में जो है ज्यादा मुझे उड़द में कंसर्न ज्यादा दिखता है, क्योंकि एक तो बोनी के आंकड़े कम है और गवर्नमेंट के पास कोई स्टॉक बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से खाली है स्टॉक। तो ये उड़द के एक बहुत सेंसिटिव कमोडिटी दिखती है आने वाले समय में, यदि फसल जैसी स्थिति बनेगी बारिश के ऊपर या जैसी भी जो फसल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उससे कीमतों में फर्क पड़ेगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कि मतलब स्टॉक लिमिट लगा के या और भी तरीकों से प्राइस को कंट्रोल में रखा जाए, और प्राइस लगभग एमएसपी के आसपास ही चल रही है। तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात तो नहीं है, पर अगर फसल और मानसून अच्छा रहता है तो ये बाजार इसी मतलब दायरे में रहने की उम्मीद है। नहीं तो मुझे लगता है कि आगे जाके पल्सेस में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आगे जाके बहुत बड़ी डिमांड जो आएगी, तो उसके हिसाब से कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। तो यदि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का आप व्यू लेके चलते हैं तो मेरे हिसाब से पल्सेस में अभी काफी गुंजाइश दिखती है मेरे को। जी हाँ, खाने के तेलों में तो तेजी की एक्सपेक्टेशन है ही, साथ में दालों में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल पाएगी। बुआई एक रीजन है, यहाँ पर सरकार के पास बफर स्टॉक नहीं है, आगे फेस्टिवल सीजन आएगा तो ये एक और रीजन होगा। यहाँ पर काफी हद तक जो खाने पीने का सामान है यहाँ पर हम भाव बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ समय है एक ब्रेक का, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कॉटन की भी, और इन तेज प्राइसेस का, वॉलेटाइल प्राइसेस का स्टेक होल्डर्स कैसे करें काम, वो भी आपको बताएंगे। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कॉटन की भी करेंगे, जहाँ पर हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर एक्सचेंज पे बनते हुए देखे हैं। आनंद जी, आप कैसे देखते हैं? आपसे पीछे भी बात हुई है और लगातार फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं। मुझे याद है आपने कहा था बुआई का इलाका यहाँ पर जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की पाइपलाइन खाली है, स्टॉक्स कम है, मिलों की तरफ से मांग बेहतर है, उन सब का फायदा यहाँ पर कॉटन प्राइसेस में है। एज ऑफ नाउ क्या फंडामेंटल्स आप देखेंगे और आपके क्या क्यूज हैं कि यहाँ से और कितनी तेजी शायद यहाँ पर देखने को मिलेगी? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आनंद जी, किस तरह से कॉटन के फंडामेंटल्स और भाव देखेंगे आप आगे जाकर? कॉटन के भाव में अभी बहुत सारे भाव बढ़ गए हैं, तो थोड़ा ये लेवल पर मार्केट रुकना चाहिए। ये लेवल पे मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए। मंदी का चांसेस नहीं है, मगर तेजी का थोड़ा रुकावट लग सकती है तेजी में। किस तरह से आप बुआई का इलाका और सामने मांग आता हुआ देखते हैं, और किस तरह की सप्लाईज हैं फिलहाल? अभी देखो, स्टॉक जो है इंडिया के अंदर में वो काफी लिमिटेड स्टॉक है। अपना कॉटन ईयर 30 सितंबर को पूरा जब होता है तब इंडिया के अंदर में 40 लाख के 50 लाख के बीच का स्टॉक रहेगा, जिसमें 30 लाख गठान मिलों में कम से कम रिजर्व स्टॉक चाहिए। तो 10-20 लाख गठान के स्टॉक से जो भी माल रहेगा अदर देन मील, उससे काफी तेजी और माल की खींचातानी रहती है, ऐसा लग रहा है। इसके कारण से ये मार्केट अभी तक बढ़ा है, पर एक लेवल तक भाव बढ़ने के बाद तो सब लोग थोड़े रुके हुए लगते हैं, और ये मार्केट ये लेवल पे थोड़ा रुकना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है।
ओके, फंडामेंटल्स यहाँ पर बुलिश हैं लेकिन भाव ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ चुके हैं, सो शायद सारे फंडामेंटल्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं प्राइसेस में, तो उसका फायदा हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। कुणाल, सोयाबीन पर तो आपने बात की ही, आपने मैक्रोज भी हमें यहाँ पर समझाए, लेकिन जिस तरह में चने की तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है, कॉटन में जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हैं, इन दोनों कमोडिटीज पर आगे जाकर आपकी क्या राय है? जी, चने में ये जो स्टॉक लिमिट अभी गवर्नमेंट ने लिफ्ट अप कर दी है, तो मुझे नहीं लग रहा है चने के प्राइसेस यहाँ से घटने वाले हैं। इट्स अ लॉन्ग ड्यू। आज आप पूरी एग्रीकल्चर कमोडिटी में सभी कमोडिटी देख लीजिए, चने के प्राइसेस में कोई तेजी हमने लास्ट 6 महीने में आते हुए नहीं देखी है। इट्स सप्रेस, और मुझे लग रहा है अपने फंडामेंटल के हिसाब से इट विल कैच अप विद द अदर कमोडिटी। चने में मुझे यहाँ से भी मौजूदा स्तरों से 10% की तेजी कंजर्वेटिवली नजर आ रही है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और कॉटन पे और जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन में बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली माल डिमांड चाइना से एग्रेसिवली आ रही है। बांग्लादेश, चाइना, यहाँ से इंडिया के लिए डिमांड कंटिन्यूस आती जा रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है। जब तक नया स्टॉक आता नहीं है तब तक एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो एक प्रिंसिपल है वो है शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है। हमको लगता है कि कमोडिटी बहुत बढ़ गया है, अभी और कितना बढ़ेगा। जब सोयाबीन भी लीजिए, सबको लग रहा था 7,000, 8,000, 9,000 और कितना, एंड इट इज सडनली 10,000। सो बोलने का मेरा जो मतलब है कि इवन कॉटन में इट इज अप्लाइंग सेम। शॉर्टेज में जैसे आपने सुना हमारे पहले स्पीकर को, कॉटन की कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में ही अगर कमी है तो कॉटन में मंदी कैसे होगी? सो जब तक नया प्रोडक्शन कैचअप नहीं करता है उसके साथ, तब तक इसमें कोई मंदी होने के आसार, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई इंडिकेशन आता है कि सेंट्रल बैंकर्स ये लिक्विडिटी खींचने वाले हैं, वो 2 कंडीशन में ही धीरे धीरे प्राइसेस करेक्ट हो गए। बाकी छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग ही रहेगा मार्केट का। और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन है आपको यहाँ से कॉटन में फिर, कुणाल? वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, बट मुझे लग रहा है कि मौजूदा स्तरों से भी आपको कॉटन में भी एटलीस्ट MCX कॉटन की बात करें को एटलीस्ट 1,000 रुपए की और तेजी मुझे नजर आ रही है। यानी कि यहाँ से भी 3 से 5% की बढ़त देखने को मिल पाएगी। कुणाल, एक फाइनल सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह की लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्राइस वॉलेटाइल हैं, कितने सारे फंडामेंटल्स हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर भी अगले 2-3 साल भी हम इसी चीज़ को देखेंगे, तो किस तरह से यहाँ पर हेजिंग मैकेनिज्म है वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए? आई थिंक ये जो अभी माहौल है इसमें हेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जिसने भी हेज किया है दे मस्ट बी सिटिंग स्ट्रेस फ्री, जो भी, और जिसने हेजिंग नहीं किया है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। सो आई थिंक NCDX का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करना चाहिए, और इट इज प्रोवाइडिंग हेजिंग सॉल्यूशन। तो मैं मार्केट पार्टिसिपेंट को रिकमेंड करूंगा कि हेजिंग प्राइस मत देखिए, आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डेफिनेटली हेज करके ही काम कीजिए। जी हाँ, कमोडिटी मार्केट्स में किसी भी एसेट क्लास में अगर आप देखें तो प्राइसेस में उठापटक जरूर है, लेकिन कमोडिटीज ऐसी चीज है जहां पर रोजाना काम में आती है। इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसान से लेकर बायर, सेलर, होलसेलर, मिलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और FMCG कंपनी, सभी जगह ये लगती है। और जिस तरह की मूवमेंट है बाजार में, जिस तरह की अनसर्टनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप नुकसान कम करने के लिए इसको हेज यहाँ पर जरूर कर लें। लेकिन इसी के साथ अपने सभी गेस्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक फाइनल समराइजेशन दे दूं कि व्यू ये निकल के आया है आज की बातचीत में कि सोयाबीन के भाव यहां से भी 15% तक बढ़ सकते हैं, कॉटन के भाव यहां से भी 3 से 5% बढ़ सकते हैं, चने में 10% की तेजी और भी देखने को मिल सकती है। तो इन बढ़ी हुई कीमतों पे भी जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, यहां से और बढ़त की अभी भी एक्सपेक्टेशन हमारी इंडस्ट्री और हमारे एक्सपोर्ट्स को है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।